99% बच्चों को डंडे मारना पड़ेगा, उनके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, तमाम और चीजें होती हैं। ये न्यूटन का जो है लॉ है, वो जड़त्व का नियम भी है, थोड़ा सा समझ रहे ना कि आप चाह रहे हो ये पंखा चले, लेकिन पंखा कहता नहीं मैं नहीं चलूंगा, अब इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आओ, बैठो, मीटिंग करते हैं, हम लोग बात करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन आप नहीं आएंगे, बार बार फोन करना पड़ेगा। क्यों सर? कंपनी का मालिक चाहेगा हमारे जितने एम्प्लॉय हैं अच्छे से काम करें, लेकिन हर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा। ये बैठे हैं, रात को भी आ रहे थे, तो ये बोले कि सारा जो है ना वो बधाई से बोले अब सब डाउन कर लीजिए अपना जो जीपीएस सिस्टम होता है, हमें सब रास्ता पता है। तो भैया हम गाड़ी चलाएं, हमने कहा तुम लोग बैठो हम चलाएंगे, जिम्मेदार व्यक्ति ने भी नींद आ जाएगी तो ठीक नहीं है। इनको हमने बोला जगते रहिएगा, ये भी नींद में आ गई। तो हमने बोला कि चौराहा आया, हमने कहा सीधा, हाँ सीधा, हमने सीधा मार दिया, ठीक है। और लगभग 10 किलोमीटर आगे आए, तब तक इनको होश आया तो अपना इधर उधर देखे और कुछ मिलाए उलाए, कहने सर उल्टे जा रहे हैं। बात समझ गए ना? यही बात मैं बता रहा हूं आपको। जिम्मेदारियां जिसको जो जिम्मेदारी दे दी जाए, अगर वो व्यक्ति जिम्मेदारी ढंग से निभा ले तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बुद्ध ने कहा है अगर कोई समस्या है तो उसका कारण है, और कारण है तो निवारण है ना। मैं बुद्ध को इससे ज्यादा नहीं पढ़ता हूं और न पढ़ पाया हूं, और ये 5 सील है और त्रिसरण है, इसी में मैं अभी उलझा हूं, सच बता रहा हूं मैं। जिस दिन इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा तब अगली किताब बुद्ध की मैं खोल लूंगा कि आगे क्या है, लेकिन अभी इसी में उलझा हूं कि ये संघम शरणम गच्छामि का पालन कैसे करवा सकूंगा मैं। और इतने में तो भारत देश जो है पूरा बदल जाएगा, इतने में भारत देश बदल जाएगा पूरा, संघम शरणम गच्छामि में ही बदलेगा ना जी। तो भैया जी क्या हुआ कि मैं एक सिंपल व्यक्ति हूं, आरपी मौर्य मेरा नाम है, गांव मेरा फैजाबाद है, अयोध्या, और मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं। बचपन से थोड़ा महत्वाकांक्षी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ कर दिखाने का जुनून माइंड में था और है भी, और कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। ये हमारी बहुत गंदी आदत रही है। सम्मान देना ये मेरा अपना पैशन है, बगल में बिठाना पैशन है, लेकिन कोई ये बोले कि गलत तरीके से मेरे से काम करवा लीजिए, संभव वो नहीं है, जिंदगी में कभी संभव नहीं। जहां मेरा नाम आएगा वहां सही काम होगा। एरोनॉटिकल इंजीनियर हूं आपके यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, मैं जॉब भी कर रहा था, कुछ दिन जॉब किया, इसी स्वाभिमान के चलते हमने जॉब भी छोड़ दिया। इतना वो सैलरी देते थे उसका 4 गुना मैं खुद पढ़ा करके बच्चों को कमा लेता था। हमने कहा तुम्हारी नौकरी से मुझे कोई प्यार नहीं है। पापा जी चाहते थे बेटा आईएएस बनेगा, हमने कभी नहीं चाहा मैं आईएएस बनूंगा। कैसे बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा? हम देख रहे थे व्यवस्था को कि ऊपर बैठे सारे के सारे नेता भ्रष्ट होते हैं और जो चाहते वही करवा लेते हैं, तो मैं उनके आदेश का पालन क्यों करूंगा? अगर किसी बहन बेटी का बलात्कार हुआ और वो नेता ही करके आ रहा और कह रहा है छोड़ दो इसको या इसके खिलाफ ये काम मत करो, तो ये संभव नहीं है, चाहे साला नौकरी रहे और चली जाए। तो हमने कहा हम उस गलत रास्ते पे क्यों जाएं? तो हमने विचार बनाया, और जैसे नया पौधा होता है तो नए तरीके से सोचता है, तो वैसे हम नए तरीके से सोचते थे। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं। जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो हमने सोचा कि बढ़िया सा पैसा कमाओ, एक घर बनाओ, घर परिवार को खुश रखो, बिंदास जिंदगी जिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाओ, चलाओ, और दमदारी से पैसा कमाइए, नाम कमाइए। ये हमारी सोच जो है वो थी। उसके बाद यहीं दिल्ली में तमाम संगठन वाले हैं, लोग मिले, समाज के बीच में आए। बुद्ध को भी काफी पहले से मैं जान चुका था, और इनके बीच में आकर के और भी जाना समझा। वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं दिल्ली के जितने भी संगठन हैं मोस्टली। फिर इसी पीरियड में समझ में आया कि एक संगठन बनाया जाए और थोड़ा काम किया जाए, जैसे एक्स्ट्रा रुपए पैसे हो जाते तो समाज में कुछ साझा किया जाए भाई, जो अपने से बन पाए। संगठन बना के देखा, जहां जाओगे समस्या ही समस्या दिख रही है, इधर की मिटाओगे तो उधर खड़ी है, उधर की मिटाओगे उधर खड़ी है, उधर की मिटाओ उधर खड़ी है। चलो हम इसको झेल ही रहे थे। अचानक विनीत मौर्य जी पहुंचे हमारे पास, कहे आरपी भैया बड़ा नाम सुना है आपका,
और जो है ना, ये मुद्दा अयोध्या का है और इसको हमें फाइल करना सुप्रीम कोर्ट में, कोई मेरा साथ दे नहीं। और हमारे सामने से आप अब कभी बैठोगे तो डिसीजन लेने में मैं मिनट भी नहीं लगाता हूं। जो काम जेन्युइन है ना, तो डन तो डन। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ है, फाइल वगैरह हमने देखी। हमने कहा थोड़ा वक्त दीजिए, अभी हमारी तैयारी नहीं है, आपकी भले होगी और हमारा भी मुद्दा वही है, तो थोड़ा 6 महीने का समय दीजिए आप। उन्होंने कहा नहीं, तैयारी हमारी है। और वो हमसे ज्यादा सीनियर थे एक्चुअली। जो जहां पे राम मंदिर बन रहा है वो बगल में ही उनका घर है। तो खुदाई के दौरान जितने भी अवशेष वगैरह मिले थे, हमारा घर वहां से 20 किलोमीटर दूर है और इनडायरेक्टली हमारे रिश्तेदार भी हैं वो। तो उनको बहुत नॉलेज थी उस बारे में। और मैंने लेट से बुद्धिज्म के बारे में जाना समझा, तो कम नॉलेज तो होगी। बिल्कुल जी। अब शुद्धता कितनी थी वो अलग बात थी, लेकिन नॉलेज तो कम थी। तो हमने कहा ठीक है, आप मेरे बड़े भैया आगे बढ़िए, हम साथ में हैं। तुरंत हमने 10,000 रुपये उनको दिया। हमने कहा जाओ फाइल करके आओ, और कोई दिक्कत होगी तो बताइए। ठीक है, वो काम हुआ, काम आगे बढ़ा। उसके बाद जो है विनीत मौर्य को पूरा का पूरा इंडिया में जिस तरीके से जो एक्टिविटी हो, आप लोगों को अगर याद होगा, तमाम धमकियां, तमाम ये सारी चीजें हमने टैकल की। तमाम पैसे की व्यवस्था, सब कुछ मैंने कराया। लेकिन अंतिम मोमेंट में विनीत मौर्य को आरपी मौर्य से ज्यादा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे हो गया। मैं हार गया, डिफीट खा गया। अगर मेरा सेनापति ही नहीं लड़ेगा तो क्या करेगी सेना? हार जाएगी। एक भाई साहब हैं, गौतम जी, फरीदाबाद के हैं, मेरे से बार बार बोले आरपी मौर्य जी आप बीच में आंदोलन करिए, हम पूरा साथ दे रहे हैं। हमने कहा हाँ करना चाहिए। विनीत मौर्य से कह रहे हैं नहीं सर, हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास, हमें न्याय मिलेगा, आप चिंता मत करिए। चिंता करना छोड़ दी। 40 दिन तक सुनवाई चली, चलते चलते आजकल 40 दिन निकल गए। हमने कहा कब सुनवाई होगी? अंतिम क्षण में हमने देखा कि वो झूठ भी बोलते नजर आए। और साहब मैं सच्चाई बता दूं कि मेरा 1.5 साल मेरा लगा इसमें। 1.5 साल मैंने लगाया और रातों दिन बैठ के सिर्फ विनीत मौर्य सोशल मीडिया पे। अगर इस भारत देश के अंदर तो नहीं कहूंगा, और भी कोई हो सकते हैं, अगर कोई ब्रांड नेम आता तो आरपी मौर्य का। सोशल मीडिया को हमने इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है कि अगर हमारी एक भी ऑडियो वीडियो रिलीज हो जाए ना, तो मैं नहीं कहता हूं कि जन जन तक पहुंच जाएगा, लेकिन जितने जागरूक लोग हैं उन सब तक वो पहुंच जाता है। यस सर। समझ रहे हैं ना? यस। तो वो हमारी पावर है। तो फिर हमने क्या किया कि चलो ठीक है, विनीत मौर्य जी अलग हुए, चुप हो गए, बोले अभी अगली बार सुनेगा, ये सुनेगा। हमने नहीं माना। हमने कहा आंदोलन होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट में 25 वकील है हमारे ग्रुप में। इन लोगों ने कहा नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, आंदोलन होना चाहिए। बनारस की जो कृष्णन जी हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि कमेटी बनाइए। हमने अगले से कहा भी कमेटी बना लो। अगले ने कहा नहीं आप टेंशन मत लो, नेतृत्व तो बढ़ जाएगा। मतलब अगला नेतृत्व तो बढ़ जाएगा, हार जाएगा चलेगा, लेकिन नेतृत्व तो बढ़ जाएगा, इसकी चिंता है। हमने भी सोचा यार अगला मेहनत कर रहा है, चलो अगले भाई को भी क्रेडिट लेने दो, जीत जाएगा तो बढ़िया। हमें भी थोड़ा विश्वास था, मेरी भी गलती थी। हम इतना गद्दार सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझते थे, हम इतना धूर्त सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझते थे। लेकिन जब आप कहीं किसी को पहचानोगे, मैं आपके बीच में आया हूं, मैं बहुत धूर्त हूं, लेकिन आप कैसे जान पाओगे? आप मेरे साथ चलो 2-4 किलोमीटर, अभी समझ में आ जाएगी मेरी धूर्तता। यस। आइए नहीं आइए? तो पहले रिजेक्ट मत करिए, कोई भी है, थोड़ा आजमाओ उसको, देखो, उसके बाद आप समझ जाओगे। तो हम भी ऐसे चले गए प्रैक्टिस में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि अयोध्या एक बौद्ध स्थल है। आदेश इनका आना था 14 तारीख को, हमने 10 तारीख को आंदोलन रख दिया, बहुत बड़ा। और उसमें बात बुद्ध की थी, इसलिए पूरे इंडिया के लोगों ने फुल सपोर्ट किया, बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। और मोदी योगी सबको लेटर जारी करवाया। हमने कहा आओ जंतर मंतर बताओ अयोध्या किसकी है। मोदी योगी को जब पता चला, जितने इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं इनके, उनके माध्यम से पता किया गया कितने लोग माउंट बिच्छू लोग आ रहे हैं, उनको
ऐसा रिपोर्ट दिया आईबी वालों ने, जहां पे हमारे बहुत भिक्षु एक जा रहे थे वहां पे 1000 बोले, जहां 2 जा रहे थे वहां 2000 बोले, और न जाने क्या क्या बोले। तो उनको ये लगा कि यहाँ जंतर मंतर पूरा जो है वो चीवर से भर जाएगा, और अगर चीवर से भर जाएगा तो इनके लिए वो विनाश का कारण बन जाएगा। तो ये ना हो, इसलिए उन्होंने 9 तारीख को फैसला सुना दिया, और 10 तारीख का हमारा आंदोलन था, उस आंदोलन को रुकवा दिया। रात को 10 बजे 6 बजे फोन आया कमिश्नर का, 10 बजे जाकर के यादव जी थे, बड़ी मंत्रणा की। यादव जी ने, हमने माना नहीं, हमने कहा आंदोलन हो, यादव जी रोक सको तो रोको। तो यादव जी ने मोबाइल वोबाइल रखवा गए, भैया आप अंदर आओ। अंदर लेकर गए, हाथ जोड़ के कमिश्नर मेरे से बोल रहा है कि मैं इन गद्दारों को बहुत अच्छे से जानता हूं, ये अभी आरएसएस का व्यक्ति हमारी ड्रेस पहन करके आएगा, हम तो भाई नौकरी कर रहे हैं, हम मारेंगे 1 लाठी आपको और मारेगा 20 लाठी। हमारा लाठी जो है गोल होगा, सुडौल होगा, उसकी लाठी में कील लगी होगी, हम गोली चलाएंगे हवा में और गोली चलाएगा आपके सीने में। तो जो नुकसान होगा उसकी नुकसान की कीमत आप नहीं चुका पाओगे। और इतने लोग यहां पर आ जाएंगे, और बहुत सारे लोग आपको जानते, बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते हैं, और आप ऐसा नहीं है कि सभी को जानते होंगे भीड़ में, और किस किस को बचाओगे। ऐसा नहीं था यादव जी मुझे डराते हो, मैं डरने वाला भी व्यक्ति नहीं हूं। हमने दूर तक सोचा यार कि जो है अगर ऐसा हुआ तो समाज जो है ना टूट जाएगा, बहुत विखंडित हो जाएगा। हमें बात ये नहीं थी कि मुझे अयोध्या चाहिए, मुझे बुद्ध चाहिए। अरे बुद्ध को मिटाने वाला इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। मोदी योगी की कोई औकात नहीं है कि इस कार्य को रोक ले। मैं चैलेंज करता हूं, और ये भ्रम वो छोड़ दे दिमाग से कि एक मंदिर एक ये वो हटा करके वो बुद्ध को जीत लेंगे, बुद्ध के ऊपर सवार हो जाएंगे। बुद्ध उनके हाथ से बहुत आगे निकल चुके हैं, वो इंडिया में नहीं है लेकिन पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, है कि नहीं? ये भ्रम है इनका। तो वो मैटर हमने रद्द करवाया। अब उसके बाद क्या है, कभी कभी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए छोटी लड़ाई में 2 कदम पीछे हटना भी जरूरी होता। तमाम लोगों ने आरपी मौर्य हार गया, ये हमने कहा भैया चलो ठीक है तुम गुजरो, मैं हार गया, मैं मानता हूं मैं हार गया, मैंने स्वीकार किया भाई जो सही था। हुआ उसमें यह था कि 1955 में अमेंडमेंट किया गया है कि जो आप लोग बात कर रहे हैं कि अभी सर जी बोल रहे थे कि सब बुद्धमय हो जाए, सब बुद्ध हो जाए। बुद्ध होकर क्या करोगे मुझे बताओ? भारतीय संविधान आपको बुद्ध होने की इजाजत ही नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी उससे पहले ही फाइल गई हुई है कि हमारा पर्सनल लॉ बनाया जाए। पर्सनल लॉ सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाने के बाद भारत सरकार के पास पड़ी हुई है। भारत सरकार उस पर काम करने को राजी नहीं है। कहिए मोदी का सर फोड़ दो, एक ही ऑप्शन है। और कितने मोदी घूम रहे हैं, किस किस का सर फोड़ोगे बताओ आप मुझे, किस किस का सर फोड़ोगे? हम बात न्याय की कर रहे हैं, हम भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का अपमान नहीं कर रहे हैं। भारत देश विविधता का देश है कि नहीं है? यस। तुम अपना धर्म मानो और हम अपना धर्म मानेंगे। तुम अपने घर घुस रहो, हम अपने घर घुस रहे हैं। मेरी स्वतंत्रता चाहिए, हमें हिंदू धर्म अच्छा लगेगा मैं हिंदू धर्म में जाऊंगा, हमें मुस्लिम अच्छा लगेगा हम मुस्लिम में जाएंगे, हमें सिख अच्छा लगेगा हम सिख में जाएंगे। हम भारत देश के आजाद नागरिक हैं, ऐसा होना चाहिए। यस। मेरा मतलब था कि अयोध्या को न्याय संगत तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, और अगर जितने बौद्धिस्ट ग्रुप के लोग हैं उनसे बोलते भैया अयोध्या मुझे दान दे दो, राम मंदिर बनाना है, तो हमारे बुद्धिस्ट लोग इतने पागल इतने बेवकूफ तो है नहीं कि आपकी परवरिश नहीं करते हैं, तो आपको दे देते, कहते भैया राम मंदिर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करता हूं, क्योंकि बुद्ध कहते थे कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहे। अगर आपको राम मंदिर से ही खुशी है तो राम मंदिर बना लो, क्या दिक्कत है? लेकिन वहां पर हुआ अन्याय। 1955 में अमेंडमेंट के दौरान इन्होंने बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का एक भाग बता दिया है। बात समझ रहे हैं ना? बौद्ध धर्म का मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो मानवता का होता है, वो सारे धर्म वहीं से निकले हुए हैं, सब ब्रांचेज हैं। जैसे बुद्ध की बात करते हैं तो वो सूरज है इस पृथ्वी पे, और सूरज से निकले वाले जितने भी तारे सितारे यहाँ घूम रहे हैं,
उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने उसमें इतनी कुरीतियाँ, इतनी विडंबनाएं भर दी हैं जहाँ पे हमारे देश और समाज का शोषण हो रहा है और अज्ञान लोग उस शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो जब अमेंडमेंट ये हो गया था तो उन्होंने जो 600 पन्ने की फाइल थी उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद जाना, उसमें लिखा था समरी ऑफ रिजल्ट में टेम्पल है। तो जब बात टेम्पल की आ गई तो मुसलमानों से कहा भैया यहाँ तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, तुम एक काम करो पतली गली से यहाँ निकल जाओ। अब बात बचती है बुद्धिज्म की और हिंदुज्म की। तो बुद्धिज्म हिंदुज्म की बात जब आई तो ये हुआ कि भाई बुद्ध के प्रतीक यहाँ मिल रहे हैं, तो बुद्ध किसके भाग हैं? हिंदू धर्म के भाग हैं। हिंदू धर्म का देवता कौन है सबसे बड़ा? भगवान श्री रामचंद्र। तो भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति बन रही, क्या दिक्कत है बताइए? हम लोग बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम नीतिगत लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं आप मुझे बताइए। अच्छा, अयोध्या की लड़ाई हम लड़ रहे थे, तमाम नेता आएंगे बुद्ध के नाम पे वोट मांगने के लिए, बहन कुमारी मायावती से लेकर के जितने छुट्टे मुट्टे नेता हैं, किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि आरपी मौर्य जी आप सही काम कर रहे हो। पैसा लेना देना तो छोड़ दीजिए, जो सपोर्ट हमने किया विनीत मौर्य जी का उस मामले में, वो सारे समाज के पैसे से सपोर्ट है। लेकिन बड़े बड़े जिनके पास पैसे हैं, जो सक्षम हैं, वे सपोर्ट नहीं करते हैं। जो सक्षम नहीं है वो सपोर्ट करके बेचारे गुट गुट करके अपनी आधी रोटी बांट करके जो है समाज को चलाने का काम कर रहे हैं ना। उसके बाद जब वोट लेना होता है तो हम आपके समाज के, हम आपके समाज के, हम आपके समाज के। फिर आपको मैं बता दूं, समझ में आया बीच में कि भैया हमारा संगठन एक तो चल रहा है। एक डॉक्टर राकेश मौर्य जी आए दिल्ली में और कैडर दे रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे आया, उन्होंने कहा चलते चलते कि हमें संगठन बनाना है। एक्चुअली मैंने अभी तक किसी का कैडर वेडर नहीं लिया, और आप सबकी दया दृष्टि से आप सबसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। मैं ज्यादा छोटों से सीखता हूँ, बड़ों से कम। तो जरूरत नहीं समझता हूँ, अगर कोई मिलता है ज्ञान देने वाला तो मैं मना भी नहीं करता हूँ। तो किसी कैडर वेडर नहीं लिया। तो डॉक्टर राकेश मौर्य जी कैडर दे रहे थे, तो हमको बुलावा आया विशेष तौर से, तो हम गए, थोड़ी देर बैठे थे, फिर मैं चले आए। सुबह मॉर्निंग में निकल कर आया, वो संगठन बनाना चाह रहे थे। तो लोगों ने कहा भैया आरपी मौर्य लड़का है, अभी नया नया और अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ आप जुड़ जाओ, संगठन क्यों बनाओगे यहाँ पे? उन्होंने कहा आरपी मौर्य अभी बच्चा है, दिमाग से थोड़ा कच्चा है, दिल से थोड़ा सच्चा है। अब मैं सीनियर पर्सनालिटी मायावती के जमाने में जो है मंत्री रहा हूँ, तो मैं आरपी मौर्य के साथ कैसे जुड़ जाऊं? ये उनकी समस्या थी। तो जैसे मेरे पास समस्या आती है वैसे समाधान निकल आता है। तो हमने सोचा थोड़ी देर, थोड़ा बुद्ध को याद किया, थोड़ा बाबा साहब को याद किया, कंक्लूजन निकल आया। हमने कहा संगठनों का वहां संगठन बना लेते भैया, तुम लोग मिल जाओ, सारे लोग आगे आगे चलो, पीछे पीछे हम भी चलते हैं, क्या दिक्कत है? जब संगठन में नहीं जुड़ सकता है तो महासंगठन बना लो। इसके लिए 9 जून 18 को यहीं दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक हमने कराई और इन लोगों का गठन किया साहब। कुछ लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, 2 शब्दों कैसे बताऊं, बाकी तो कहानी लंबी है। उसमें 3.5 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से खर्च किया। अभी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि जानना भी जरूरी है। और उसमें क्या होता है, देखिए मैं पैसे वैसे से जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन रहा हूं। जब काम किया तो दबा के काम किया, उसमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि भैया अब ये हुआ कि संगठन चलाना है सर, तो पैसा जो चंदा लगा के, कुछ लोगों ने बोला चंदा लगा के काम करिए सर तो निकलेगा सब कुछ, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि 1-2 बुद्ध कथा वहां पे लोगों ने करवाया था, चंदा लगा के 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे। तो हमने कहा हम भी करके और कार्यक्रम करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। गलती से एक भाई साहब है राजेश सिंह, यही आड़ती आप शायद जानते होंगे भैया, हाँ राजेश साकिया जी, अच्छे व्यक्ति हैं। उनके दिमाग में क्या था मुझे नहीं पता, और मेरे को बहुत अच्छे से मानते जानते भी हैं। गया उनके यहाँ पे बैठा, तो संडे था, तो बोले आइए भैया कैसे हैं? हमके ठीक है। हमने कहा भैया कैसे हैं आप? बोले ठीक है। तो कांप रहे थे थोड़ा सा। तो हमने कहा क्या हुआ, आज तो संडे है, आज तो व्यापारी थोड़ी परेशान कर रहे हैं आपको। तो बोल रहे हैं कि जो है नहीं आज संडे तो है, लेकिन आज समाज के व्यापारी परेशान कर देते हैं।
और हमारे हाथ में वो रसीद बुक देखी उन्होंने, समझ गए ना। मैं एकदम समझ लो कि सर मेरे को कुछ मत दीजिए लेकिन मेरा अपमान मत करिए प्लीज। सूखी रोटी खा लूंगा चलेगा लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं होता साहब। अपना सब बिक जाएगा लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब जिंदा मुर्दा मत बना दो मेरे को। तो हम तो अच्छे काम के लिए गए, उन्होंने उसका जो है गलत अर्थ निकाल लिया। तो अब मैं तुरंत आ जाता ना तो वो बुरा मान जाते, बहुत क्लोज थे। अब चाहे उन्होंने मजाक में बोला कैसे बोला, लेकिन सबक तो हमें लेनी पड़ी। हम वहां से लौट आए और उन्होंने उस समय 1000 रुपए दिया। देते सभी को 5-6 हजार 10,000 20,000 भी देते थे, लेकिन 1000 रुपए दिया। और तब से साहब आके कान पकड़ लिया कि हम किसी के सामने पर्ची काटने के लिए विवश नहीं करेंगे, न पर्ची काटने के लिए जाएंगे। समझ रहे ना। उसके बाद आया एक संगठन है, उन्होंने 27,000 का डोनेशन दिया था उस मीटिंग के लिए। 3.5 लाख रुपए बाकी जो था सब हमने अपने जेब से खर्च किया। 2 दिन का प्रोग्राम था, सारी व्यवस्था करके लगभग 100 संगठन उसमें आए थे। अब एक संगठन अगर आ रहा है तो 4-5 लोग तो आएंगे, तो उतने हिसाब से व्यवस्थाएं थी करके इनेलो का गठन किया गया, इंडियन नेशनल यूनाइटेड लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये संगठनों का महासंगठन कारवां शुरू हुआ। तो जब शुरू हुआ तो ये देखा जा रहा है कि संगठन तो बहुत है, फिर भी प्रयास किया गया। उसी पीरियड में ये आ गया, वो संगठन काम नहीं कर पाया, लेकिन ये आ गया अयोध्या वाला मुद्दा। उन सबका पूरा सपोर्ट रहा है। कोई अभी वर्तमान में 175 संगठन लिस्टेड है हमारे रजिस्टर में, और जो इनेलो से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब उनको सक्रिय करना है, किस दिशा में काम करें, तो उसमें समस्या थोड़ी आ रही है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये हुआ कि जब हमने चुनाव इलेक्शन कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हार गए, फिर बाबा साहब को याद किया। बाबा साहब को थोड़ा इग्नोर कर रहा था, सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो उन्होंने बात जो कही है कि सत्ता हर ताले की चाबी है, तो हमने कहा यार चाबी जो है ना हम गलत लगा रहे हैं, चाबी हम गलत लगा रहे हैं। अब सही ताले की अगर सही चाबी नहीं लगाओगे तो ताला कैसे खुलेगा, आप मुझे बताओ। आप तार लगाओ, दांत लगाओ, पिन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, खुलेगा ही नहीं। और बाबा साहब पहले ही कह के चले गए कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है, और हम जैसे मूर्ख लोग मान ही नहीं रहे हैं। और जब नहीं मान रहे तो हारेंगे नहीं, इतने पढ़े लिखे, इतने महाज्ञानी, और वो कह रहे हैं हम उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो साहब समझ में आया कि पार्टी, चलो संगठन तो बन गया और साथ ही साथ हमारी पार्टी भी होनी चाहिए। चलो ठीक है, आप पार्टी की तरफ विचार करने लगे, तो पार्टी कौन सी हो इस पर विचार करने लगे। बहन जी के पास गया का मतलब उनको हमने अपने माइंड में लाया, अन्य तमाम पार्टियों को हमने माइंड में लाया। तो हमें कोई पार्टी समझ में नहीं आई, हमें कोई पार्टी समझ में नहीं आई। और क्यों नहीं समझ में, उसका कारण मैं बता दूं। मानना यह है कि बुद्ध ने किसी को बुद्ध बनने से नहीं रोका ना। दूसरी बात, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां आती हैं, वे सारी पार्टियां लोकतांत्रिक हैं। लोग ये कहते हैं पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की तो होती नहीं है। होती है ना, नहीं होती है, नहीं होती है। मान्यवर कांशीराम की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कर पाए नहीं कर पाए, मैं वहां दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर विचारों पे आऊं तो थोड़ा सा दोष वहां पे दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि हम इतिहास के पिछलग्गू कभी बनते नहीं है साहब। इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है, और इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हम ना करें, ये सबक हमें लेना पड़ेगा। बाबा साहब को नेहरू की बहन ने मरवा दिया, बाबा साहब को नेहरू की बहन ने मरवा दिया। अब उससे हमें सीखने की जरूरत है कि नहीं है? मान्यवर कांशीराम को मायावती ने मरवा दिया, हमें सीखने की जरूरत है कि नहीं सीखने की जरूरत है साहब? अब मैं कहूं नहीं मैं बहन जी का भक्त हूं तो मैं तो पागल हूं। फिर तो भाई कोई अपने गुरु की हत्या कर सकता है क्या? नहीं भाई। मान्यवर कांशीराम क्या चाह रहे थे? तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, और बनाने के बाद बहुत चाहते, कहते हमें मुझे प्रधानमंत्री बना दो, इतने तो कहते। और जब गुरु जी की जीत तो शिष्य जी की जीत ही थी। वफादार चंद्रगुप्त थे, वफादार मायावती थी, मुझे बताओ। चंद्रगुप्त थे। सम्राट चंद्रगुप्त के सबसे बड़ा काम तो सम्राट अशोक ने किया उस जमाने में। कैसे किया? सम्राट जो है अशोक नहीं थे उस समय, चाणक्य की हत्या कर दी सुसीम ने। और सुसीम ने हत्या इसलिए कर दी
कि वो बार बार उनके रास्ते में रोड़ा पर रहे थे सिंहासन पाने के लिए। उसको सिंहासन का बड़ा आदी था, सिंहासन चाहता था और काम सारा उल्टा करता था। और सम्राट अशोक उसको भाई के नाते जाओ 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 कर रहे थे। लेकिन जब उनके गुरुजी की हत्या कर दी, उनके दादाजी के जो गुरुजी थे उनकी हत्या कर दी, तो सारी जो गुस्सा थी वो सर के ऊपर से निकल गई और तलवार उठाए छक 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 उड़ा दिया एक तरफ से, कहानी हो गई खत्म। तो इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है। जो इतिहास ने गलती की वो गलती हम ना करें। तो मान्यवर कांशीराम क्या चाहते थे, मैं उनसे मिला नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य रहा, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोलता उनके बारे में। और लेकिन जो मैंने पढ़ा जाना कि बहन जी को बहुजन समाज पार्टी की अकेली जो मुखिया बना के चली गई, वो बहुत बड़ा अन्याय किया समाज का। बहुजन समाज पार्टी की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्या नाम है इसका, बुद्ध के हिसाब से जो परिभाषा है बहुजन समाज की, ठीक है ना, बुद्ध के हिसाब से जो परिभाषा है बहुजन समाज की, वो क्या है? इधर थोड़ा रख लो, यहाँ पे इधर रखो, चलो पकड़ो उधर से, उधर से पकड़िए आप बैठिए, थोड़ा उधर ही बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, इधर आ जाइए तो थोड़ा दिखाई देगा। यस राजी। ये साहब बीएसपी, ये हमारी पार्टी है, मैं मानता हूँ इसको, बहुजन समाज पार्टी, यही है ना जी। मैं अपनी बात को यहाँ रख रहा हूँ, इसमें से एक दो लोग भाई लोग होंगे कहेंगे यार इट्स बोरिंग, टू बोरिंग, आरपी मौर्य समझ नहीं आ रहा है। एक दो लोग होंगे, तीन लोग होंगे, चार लोग, बाकी लोग कहने सही है जी। जो कहते सही है वो हमारा बहुजन समाज है। एक बात और बता दो, बुद्ध ने खुद कहा है कितना भी आप सही बोल दो, विरोध आपका कभी खत्म नहीं होगा। तो मुझे उससे मतलब नहीं कि मोदी मेरा विरोध कर रहा है, योगी मेरा विरोध कर रहा है। मुझे मतलब ये है कि अगर 90% का फायदा हो रहा है तो 10% की चिंता छोड़ दो, छोड़ दो उनकी चिंता। अगर हमारे 2-3 भाइयों, 4 भाइयों, 10 भाइयों की कुर्बानी देने से हमारा बहुजन समाज चरम पर आ जाता है, उत्थान पे आ जाता है, भारत देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, तो 10 नहीं 20 भाइयों की कुर्बानी दिला दो, दिला देनी चाहिए ना। लड़ाई कब लड़ोगे भाई? आज हम कहते हैं हमारा भारत देश आजाद है ना, आजाद नहीं है, चक्कर दिमाग से निकाल देना। तो जो ये बहुजन समाज पार्टी है, ये डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये बहुजन समाज पार्टी, मैं चाह रहा था इस पार्टी में जुड़ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। आज के समाज में ये बहुजन समाज पार्टी जो है एससी, एसटी और ओबीसी को परिभाषित करता है, लेकिन अब तो जनरल भी आ गया, वो अलग बात है। लेकिन जो ओरिजिनल कांशीराम जी ने बनाई थी वो ये थी ना जी। मैं बहन जी से या पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारे देश के अंदर जातियां हैं, बीमारी की बात करो अन्यथा मत लीजिएगा, जाति एक बीमारी है कि नहीं जी सर, बीमारी है। चाणक्य की अगर बात करें तो चाणक्य ने क्या कहा था, अपनी कमजोरी को हथियार बना लो। आप खेत में काम कर रहे हो, मूली की निराई कर रहे हो, कुदाल चला रहे हो और फावड़ा चला रहे हो, या आप एक राइटर हैं, कुछ लिख रहे हैं और कोई आप पे आक्रमण करेगा तो बैठे बैठे उसकी तलवार से घायल होंगे कि कुछ करेंगे? करेंगे ना जी सर। अगर ऐसी प्लानिंग है तो सीधे के सीधे जो पेन लिए उसे ही सीधे भोंक दो, ऐसी जगह भोंक दो कि वो 2 मिनट के अंदर सरेंडर हो जाए वहीं पे। चाणक्य ने कहा अपनी कमजोरी को हथियार बनाइए, और हम अपनी कमजोरी बताते फिरते, हम कमजोर है, हम कमजोर है, हम कमजोर। उसने मुझे बांटा नहीं, हम बट गए। उसने मुझे बांटा नहीं, हम बट गए। उसने मुझे तोड़ा नहीं, हम टूट गए। उसने हमें लूटा नहीं, हम लुट गए, है ना। मैं आपको तोड़ना चाहूँ, आप नहीं टूटोगे तो कैसे तोड़ देंगे हम, बताओ। मतलब सिर्फ आपके माइंड में एक वेव को भेज रहा हूं ना, अब आप वो वेव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे आपको बदल सकता हूं? मुझे बताइए, आप सुन लीजिए, 2 मिनट में निकलिए, पागल है ससुराइए, फालतू बकवास कर रहे हैं। कह सकते नहीं कह सकते हैं, नहीं मानना, बात खत्म। लेकिन मानोगे वही आपकी गलती है। तो इन्होंने हमें जातियों में बांटा और ये बहुत बड़ा है, गलत काम है, बहुत विनाश की बात है। तो चुनाव आयोग में हमने ये कहा भैया
कि ये बताओ देश के अंदर जातीय व्यवस्था इसको खत्म करोगे नहीं खत्म करोगे? क्योंकि हम थोड़ा फाइनल बात करता हूं, देरदार नहीं इसमें। अगर नहीं खत्म कर सकते तो एक विकल्प और हम लेकर के आए हुए हैं। वो विकल्प क्या है? जातीय नेतृत्व दे दीजिए, जातीय नेतृत्व दे दीजिए, तुम बनाए रहो जातीय, कोई दिक्कत नहीं। मौर्य की बेटी मौर्य घर में जाएगी, यादव की बेटी यादव घर में जाएगी, बस इतना रहेगा, बाकी हम सब भाई भाई रह लेंगे, कोई दिक्कत ना। तो साहब चुनाव आयोग माना नहीं, अभी भी थोड़ा पेच उसमें अटका हुआ है, अभी जा रहा हूं, बात होगी उसके लिए। तो मेरा ये मतलब था, देखो ये बहन जी हो गई, ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, यादव जी हो गए, ये वर्मा जी हो गए, 4 लोगों को भी अगर यहाँ पे बीएसपी में बराबर का नेतृत्व मिला होता तो ये बहुजन समाज पार्टी नहीं, महा बहुजन समाज पार्टी बन जाती। बहन जी ने गलती क्या की? बहन जी ने गलती क्या की मैं बता रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य और आपके समाज के एक नेता हैं बाबू सिंह कुशवाहा, इन्होंने कम से कम 20 साल दिया, 20 साल दिया, और देने के बाद मायावती ने इन्हें निकाल दिया बाहर, निकाल दिया ना। अच्छा, मेरा अगर कोई अधिकार यहाँ पे है, ये घर में, भैया जी मेरा भी घर है, आपका भी आधा आधा है, तो भाई साहब मुझे निकाल सकते हैं? नहीं। तो मतलब नहीं बनता। हाँ, मेरे में कितनी भी लड़ाई हो जाए ना, क्या आप मौर्य सीधा सीधा ले लो या ऐसे ऐसे ले लो, तुम उधर से निकलो मैं इधर से, ये चलेगा? अच्छा एक काम करो ना कि दोनों लोग इस्तेमाल करो, तुम अपनी मीटिंग कराओ हम भी कराएं, कोई दिक्कत नहीं। जब संडे में कराऊंगा तो मंडे तुम कराना, ऐसा चलेगा। लेकिन ये रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा भी है, भैया का भी है। अच्छा मेरा नहीं है, अभी मैं भैया जी से कुछ अनबन हो जाए, भैया जी सोटा उठाएंगे और कहेंगे भैया निकलो सीधे यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा साहब, किसके पास जाऊंगा? ऐसी ही बहुजन समाज पार्टी थी, उसकी मालकिन मायावती थी, और जब स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद को पड़ा जूता लाभ तो वो निकल के वहां से भाग गए ना। अच्छा, स्वामी जी को समझ में नहीं आया, अब मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, उसको कितना समझाओगे? अभी भैया ने कहा कि समाज को इकट्ठा कर लो, मूर्ख का कैसे इकट्ठा करोगे? आपको सही रास्ते पे चलना है, अब मूर्खों के चक्कर में पड़ करके अपना समय पैसा क्यों बर्बाद करोगे? मुझे बताओ। आपने उनको नेता मान लिया, उन्होंने आपको अपना भाई माना ही नहीं, और आप दिन भर उनकी टेंशन में सारे नेता एक हो जाए। कैसे एक हो जाएंगे मुझे बताओ? हमने करने का प्रयास भी इनको किया, बैठने को राजी नहीं है, क्या करोगे आप? तो ये दोबारा फिर बीजेपी में चले गए। अरे जब स्वामी प्रसाद जी, जब ये बहुजन समाज पार्टी वाले तुम्हारा भला नहीं किए, तो ये बीजेपी वाला जो विदेशी कंपनी चला रहा है वो तुम्हारा भला करेगी? किस फिराक में हो भैया? मतलब यहाँ तो इन्होंने गलती थोड़ी सी की, अपना अधिकार नहीं मांगा और जाके पार्टी में जुड़ गए, और यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती कर दी स्वार्थवश। तो अब तो वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर बीजेपी वाला लात मार के निकालेगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? कहीं के नहीं, सीधे स्वर्ग लोग जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, यही है ना। अच्छा, बीजेपी वाला लात मार के कब निकालेगा? जब समाज इनको दुत्कार देगा, समाज कहेगा स्वामी प्रसाद मौर्य तुम हमारे नेता नहीं हो सकते, तुम गद्दार हो, और जिस दिन गद्दार कह दिया एक भी वोट स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं दिला पाएंगे बीजेपी को ना, उस दिन बीजेपी से इनको पत्ता साफ कर दिया जाएगा, और तब ये सिर्फ जो है सिर्फ बुद्ध की शरण में इनको परमानंद की प्राप्ति होगी, और कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। रुपया पैसा लेकर ये ना आए हैं ना जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को समझाओ तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन विधायक बनना है, मंत्री बनना, अरे भैया क्या यार, विधायक मंत्री बन के समस्या का समाधान होगा क्या? संभव नहीं है, फालतू की बकवास कर रहे हो है। अब भैया इसलिए हम बीएसपी में नहीं गए। बहन जी से एक दो बार हमने बात करना चाहा, अभी 17 तारीख को दिल्ली में बैठक है ईवीएम के खिलाफ, तो उससे भी हम प्रयास कर रहे हैं, मुलाकात एक बार हो जाए। लेकिन भैया बहन जी क्या महारानी विक्टोरिया है कि शंकर भोले बाबा वाली हैं, विष्णु वाली हैं, कहाँ रहती हैं पता ही नहीं है यार, फोन करो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। अब चाहे मैं छोटा आदमी हूं इसलिए कह लो, और या उस योग्य नहीं हूं ये कह लो, या जो है क्या बताऊं वो भगवान हो चुकी है इस समय, अपने आप में मुख्यमंत्री वो बन के बैठी हैं, और इधर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अपने आप में बन के बैठे, भाभी मुख्यमंत्री बन के फिर बैठ गए, दोनों मुख्यमंत्री बन गए हैं, अपने आप में सोच लिए हैं, ठीक है ना है। तो कोई नीति प्लान नहीं, मैं बता रहा हूं कोई नीति प्लान नहीं। तो सर जी ये बताइए कि जब बहन जी से मेरी बात नहीं हो रही है तो मैं कैसे बीएसपी जिंदाबाद बोलूं? मेरा ये कहने का मतलब बहन जी आप बैठो ऊंची कुर्सी पर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखित में हमें ये दे दो कि ये पार्टी जितना आरपी मौर्य की उतना आपकी भी है, जितना यादव जी की उतना मेरी है,
उतना वर्मा जी की उतना इनकी भी है, और तीनों चारों लोग मिल करके 3/4 से बहुमत जो पास करो उसे लागू करो, कहानी खत्म, बहुजन समाज बन गई। आज बना लो ना, हम करें उनको भी ले लो, पंडित जी को भी ले लो, कोई दिक्कत ना है। देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो 100 जातियां हो गई, 100 जातियां हो गई, 100 जातियों में 3/4 से पास करना है तो 75/25 ही तो होगा। पंडित जी इसमें 4 ही तो हैं, लड़ो पंडित जी, क्या करना है, लड़ो चलो। 3/4 बहुमत से जब पास होगा, 75 लोग तो चाहिए, पंडित जी बंदर की तरह बैठ के देखते रहेंगे, गलत बात बोलेंगे तो। अरे भाई सबका साथ सबके विकास की हम बात कर रहे हैं ना। हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या पंडित जी को निकाल देंगे देश से? काहे निकालेंगे? संविधान नहीं कहता है, लेकिन वो बात की बात है, क्या होगा ठीक है ना, लेकिन संविधान तो इजाजत नहीं देता। तो भैया 3/4 से बहुमत पास करे, पंडित जी की अवहेलना क्यों करे? पंडित जी का भी सम्मान करो, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ये पार्टियां हमारी करने में सक्षम नहीं है। इसके पीछे क्या छुपा होता जानते हैं? एक बहुत बड़ा चीज जो होता है स्वार्थ, और स्वार्थ में होता है विनाश। मेरा ये कहने का मतलब था, चलो मान लो मानवर काशीराम ने बराबर का अधिकार सम्मान नहीं दिया, कोई बात नहीं, गलती थी उनकी। अच्छा, उस गलती को आप सुधार सकती थी? अब मानवर काशीराम से बड़ी और महान बन सकती थी क्या? पहले बुद्ध हुए तो आज बुद्ध नहीं हो सकते? आप बुद्ध से महान काम कर डालिए, अब महान बन जाओगे। बाबा साहब से आगे निकल जाइए। बाबा साहब विपरीत परिस्थितियों में इतना बड़ा काम कर गए, तो आपके पास तो हर चीज व्यवस्थाएं हो गई, आजकल गाड़ी घोड़ा सब कुछ आने जाने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। मेरा ये कहने का मतलब था बहन जी से कि अगर आप जो है उत्तर प्रदेश की कमान खुद लिए रहती है, छोड़ देती उत्तर प्रदेश, स्वामी प्रसाद को बना देती प्रदेश अध्यक्ष, काम करो भैया जाओ तुम, हमें जाना बिहार, हमें जाना बंगाल, हमें जाना है पंजाब, हमें जाना है इधर, पूरे देश पे कब्जा करना था ना। तो लंबी सोच जब नहीं होगी तो वही बात हो जाती है कि दो भाई हैं, वो 1 रुपए में आधे आधे बांटने में लगे हुए हैं, मार तेरे की, ये तेरे की, ले तेरे की। ये नहीं सोच रहे हैं कि 2 रुपए 4 रुपए कमा के और 2-2 रुपए बांट ले, ये नहीं सोच पा रहे हैं। ये घटिया सोच है, ठीक है। और अब सिमट करके रह गई, आप देख रहे होंगे रिजल्ट क्या आएगा, खैर मैं उसको नहीं बोलूंगा। उसके बाद भैया इनको तो छोड़ देना, ये आरएसएस, ठीक है ना, बीजेपी और कांग्रेस, इनकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत महान पार्टियां हैं, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, फालतू क्यों बात करें, टाइम खराब करें, ठीक है। अब ये हो गया बीएसपी, अब उसके हो गया एसपी, सपा भी है। सपा की जो पार्टी है अखिलेश यादव यादव के नहीं हुए क्या? यादवों को सिर्फ अगले ने गुंडा बनाया है, बुद्धिमान नहीं बनाया है, एजुकेटेड नहीं बनाया है, इंटेलिजेंट नहीं बनाया है, और नौकरी लगाने कोई प्रोसीजर नहीं दिया। अच्छा आपको नौकरी चाहिए, भर लिया सीधा, अब भर लिया सीधा, विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट एनी प्लान। और जिस दिन अगर हमारा मुख्यमंत्री बन गया, वही जांच करवा दूंगा तो भी सारे निकल के बाहर आ जाएंगे। किस नियम कानून के तहत तुमने इन्हें ज्वाइनिंग दी थी, मुझे बताओ। तो जब मैं आपको जबरदस्ती ज्वाइन कर लूंगा तो आप बनेंगे मेरे गुलाम, और गुलाम बनेंगे तो गुंडे बनेंगे, और गुंडे जब बनाऊंगा आपको रिवॉल्वर दूंगा तो आपसे ज्यादा रक्षा तो मेरी होगी नहीं होगी? तो ये सत्ता का तरीका होता है। तो उन्होंने गुंडा बनाया, और अगर उन्होंने न्याय अधिकार सम्मान देने की बात कही होती तो इस बार किसी दूसरे यादव को प्रपोज कर दें जो उनके परिवार का नहीं है कि मुख्यमंत्री इसको बनाओ, तब भी मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊं। या हमारे को प्रपोज कर दें, आपको प्रपोज कर दें, किसी 80 भाई को प्रपोज कर दें, किसी अन्य जाति को प्रपोज कर दें कि भैया इस बार मुख्यमंत्री बनो तुम, हम लोग चल रहे प्रधानमंत्री बनने, तब भी हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन ये अखिलेश यादव फिर मुंह फैलाए खड़े हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही बनेंगे। अरे भैया काहे बनोगे, मुझे बताओ ना। जब तुम्हारी सरकार थी, उमाशंकर रमाशंकर हत्याकांड हो गया, मैं जंतर मंतर पे आंदोलन किया, ठीक है ना, 3 दिन आंदोलन किया, तब जाकर के कुछ रिलैक्सेशन मिला। 6 दिन लाश सड़ी हुई थी, 6 दिन बता रहा हूं मैं आपको। बंदा 17 नंबर की एसी से बाहर नहीं निकला। और क्या पंडितों से कम जो यादवों ने गुंडागर्दी की है ना साहब? स्वीकार करो इसको, सच्चाई को। हम यादव के खिलाफ नहीं है, यादव जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सच है वो स्वीकार करना पड़ेगा। और क्यों गुंडागर्दी हुई? क्योंकि यहाँ पे बिठा दिया यादव जी मालिक, यादव जी सचिव, यादव जी थानाध्यक्ष, यादव जी समथिंग, और कहीं मौर्य जी वो होते, कहीं अगला एससी भाई होता, कहीं अगला भाई होता, तो अपने आप बैलेंस हो जाता, होता नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति जाति बिरादरी का नेतृत्व होगा तो अत्याचार पक्का होगा, मैं बता रहा हूं, चाहे वो मौर्य ही क्यों ना हो गया, यादव क्यों ना हो गया, अगला कोई ना हो गया। मेरा मतलब भारतीय समाज सभी का, इसलिए बैलेंस राजनीति की बात करिए, कभी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एसपी की बात बचा क्या? हाँ, मैं बाबू सिंह कुशवाहा की बात कर रहा था। बाबू सिंह कुशवाहा जब वहां बीएसपी से निकले तो उन्होंने एक पार्टी बना ली फिर, और उस पार्टी के मुखिया बन के बैठ गए।
अब बताओ, अगर मैं बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन कर लूं तो जो 20 साल बाद बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा, तो मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा, अपने भतीजे को क्या जवाब दूंगा, अपने घर परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा, समाज को क्या जवाब दूंगा? हमें भी तो कुछ दिन में लोग कुत्ता बोलने लगेंगे, कहीं इधर से उधर भागोगे, यही तो हो रहा है ना। तो भैया ये भागने वागने का काम करो बंद, और पार्टी ऐसे बनाओ कि जो समाज की पार्टी है। जी ठीक है, अब समाज की पार्टी को बता रहा हूं। जैसे हमें एक घर बनाना है, छोटा सा एक घर है यहीं पर, आज ये छोटा लग रहा है, उसको बड़ा करना है। तो आप सभी से कहा गया भैया ये घर सभी का है, आप सभी को 5-5 हजार रुपए देने हैं और हम लोग एक नया प्लाट खरीदेंगे और बनवाएंगे। यस सर। ठीक, आप सभी ने कहा ठीक है भैया, जितना भी पैसा लगा हमने खरीदा, ये घर खरीद लिया। अब इस घर की जो रजिस्ट्री होनी चाहिए, उस रजिस्ट्री किसके नाम होनी चाहिए मुझे बताओ? सबके नाम होनी चाहिए, समाज के नाम पर होनी चाहिए। ये देखो, लेकिन इस घर की रजिस्ट्री अगर आरपी मौर्य करवा ले अकेला तो आपको पता चल जाएगी आरपी मौर्य के नाम पे, तो गलत है ना? इसी की बात मैं कर रहा हूं, इसी की बात मैं कर रहा हूं। पार्टी एक व्यक्ति से चलती है, आपके एक ओंठ की कीमत 1 करोड़ रुपया है। अगर आपने पार्टी को ओंठ दे दिया तो इसका मतलब आपकी भागीदारी बन गई, लेकिन कोई वैल्यू है? ओंठ को जैसे घास मतलब जो है झाड़ू और पतवार की तरह जो है यूज किया जाता है। ठीक, पैसा भी आप पार्टी को देते हैं, देते नहीं देते हैं? सदस्यता लेते हैं तो पार्टी को पैसा तो देते हैं ना। तो पार्टी में आपका क्या अधिकार है ये मैं पूछना चाहता हूं। अगर ये आरपी मौर्य का घर हो गया और आरपी मौर्य, अच्छा चलो कोई बात नहीं, नाम से क्या होता है आपने मान लिया, ठीक है, आरपी मौर्य का घर हो गया, आरपी मौर्य अच्छा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहा 2-4 साल 5 साल 10 साल, ठीक है। आरपी मौर्य का बेटा आया और वो स्वार्थी निकल गया और उसने बोला, जाकर एक व्यापारी से बात किया कि मेरे पापा के नाम पर ये है और भैया मैं इसको बेच रहा हूं, और चुपके से जाकर के रजिस्ट्री करवा लेता, अपने नाम पे वो करवा देता उसको, उसे पैसे लेकर के यहां से भाग जाता, आरपी मौर्य मर गया। अब क्या करोगे मुझे बताओ? अब फिर क्या करोगे? 30-40 साल के बाद फिर सारे लोग इकट्ठा हो गए, अरे वो तो उल्लू निकल गया। अब क्या करोगे भैया? अभी करोगे फिर 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करो, फिर नया बनाते हैं, उसमें फिर गद्दार निकल गया, फिर यही व्यवस्था करोगे। ये बीमारी है। बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी बनाओ कि जिसमें किसी का ना चले, सिर्फ वोट का अधिकार हो, 3/4 से जो आएगा वो जाए रहेगा और जो नहीं आएगा वो भाग जाए। यहाँ से संगठन में उसकी जरूरत नहीं है। वो संगठन किसी बाप की बपौती नहीं होनी चाहिए, पार्टी किसी की बाप की बपौती नहीं होनी चाहिए। यही मेरी लड़ाई चुनाव आयोग से थी, समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको आता हूं कि मेन पॉइंट निकलता है। 2022 में हम लोग पूरे के पूरे सीटों पे इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं बड़े टेक्निकल तरीके से, और बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा से हमारा कोई लेना देना नहीं है भैया, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। माफ कीजिएगा, गठबंधन नहीं करना है। हम क्यों नहीं करना मैं बता रहा हूं। हमने क्या किया, हर पार्टी का जो संस्थापक है वो एक है, हमने संस्थापक मंडल मतलब कमेटी बनाया। कमेटी किसी प्रदेश को, किसी देश की अगर बात करें, वहां का अगर लेवल जानना है, वहां के महिलाओं से मिले जी, आपको पता चल जाएगा महिलाएं कितनी, मतलब समाज कितना जागरूक है जी। बाबा साहब खुद ने कहा। तो यहाँ पर 100 पुरुष और 100 महिला की बराबर की भागीदारी, मान लेते हैं 100 जातियां, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जितनी जातियां होंगी उतने लोग यहाँ पे रहेंगे। मान लो 100 जातियां हैं तो 100 पुरुष और 100 महिला यहाँ पर होगी। अभी पूरा फिल नहीं हो पाया है। जिस समाज को यहाँ पे नहीं रखा गया वो समाज आमंत्रित है, अपनी अपनी जाति को लेकर आए, अपना नेता बनाए, नो प्रॉब्लम। इसको मैं 100 ही मान लेता हूं, कुल मिलाकर 100 लोग हो गए। अब 100 में ये पार्टी का हाई कमान है, पार्टी का हाई कमान है। यहां पर 3/4 बहुमत से पास होगा तो लागू होगा। बड़े बड़े जो डिसीजन हैं तो बिना इसके परमिशन के लागू नहीं होगा, और छोटा डिसीजन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना काम करता रहे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इसके नीचे 3 कमेटी और है। यहां पर ये संयोजक है, ये संयोजक है, ये संरक्षक है और ये सलाहकार है, ये सलाहकार है। भैया चाहिए नहीं चाहिए? हमारे ऊपर बॉस तो चाहिए ना, नहीं तो मैं भागूंगा। आपका आरपी मौर्य से लड़ाई होगी तो आप पार्टी या तो छोड़ दोगे या तो आरपी मौर्य को खत्म कर दोगे, और पार्टी आपकी है
तो आरपी मौर्य गद्दार निकला तो भाई आगे कंप्लेन करो, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो ना। मैं अभी सम्राट अशोक क्लब की जो बात हो रही थी, ये सच्चिदानंद प्रवक्ता जी है ना, इन्होंने क्या किया, एक कंपनी बनाई। देखिए लालच हर किसी में आ जाती है जी बिल्कुल। मैं भी मान के चल रहा हूँ कल मेरे अंदर भी आ जाएगा, लेकिन मैं अपने आप को बांध के कैसे दे रहा हूं, मैं सिक्योर कैसे कर रहा हूं आपको, उसकी मैं बात करूंगा। तो सम्राट अशोक क्लब के प्रवक्ता जी सच्चिदानंद ने कहा कि मैं अशोका सिटी बनाऊंगा, और लोगों से जा जा करके विश्वास जीता। 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए उन्होंने लिया, करते करते करोड़ों रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिया, 1.25 करोड़ 25 लाख रुपए इकट्ठा किया। और जब कोई देखने जाता बोलता है ये पूरा प्लाट है, ठीक है ना, इसको मैंने ले रखा है और इस पर बनेगा, और जैसे अब मैंने दिखा दिया पूरा बनेगा, तो आप 25,000-50 हजार भाई विश्वास है, समाज के लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, रखे हैं। तो करते करते भाई साहब का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। उन्होंने जो है वहां पे बनारस में अपना घर खरीद लिया, उसके बाद लोग पैसा मांग रहे हैं, पैसा देने से मना कर रहे हैं। हमारे पास शिकायत आई, मैंने लोगों से बात की, लोग बात करने को तैयार नहीं है। हमारा ये कहने का, अगर व्यक्ति आपके संगठन में गद्दार निकला उसको बाहर करो जी, बाकी लड़ाई हम लड़ लेंगे। आज तक वो भाई साहब उनको बाहर नहीं कर पाए, तो कौन सा संगठन चल रहा है भाई? मान लो मैं गलती किया, मेरे ऊपर आरोप लगा और ऐसा धोखाधड़ी का आरोप लगा कि मैं संगठन के लोगों का ही पैसा लेकर के जा रहा हूँ, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपना घर बना रहा हूँ, तो मैं संगठन में रहने योग्य नहीं हूँ। लेकिन लोगों ने नहीं किया, तो वैसी व्यवस्था की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये सब संयोजक मंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी 100 लोग होंगे, यहाँ पर भी 100 लोग, यहाँ पर भी 100 लोग, ये हो गया। 4 कमेटियां बन गई। 4 कमेटियों के बाद आपका यहाँ पर है राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर है। उसके बाद क्या है, ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सिंगल पद है। अभी भविष्य में अभी चुनाव आयोग मान नहीं रहा है, भविष्य में देखेंगे, क्योंकि उसको एक सिंगल बॉडी केंद्रित व्यवस्था चाहिए। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मान लो यहाँ पर हर जाति बिरादरी के लोग हैं, आरपी मौर्य को आपने यहाँ बना दिया, 5 साल तो मैं रह गया। 5 साल के बाद दोबारा अगर यहाँ पे सारे मौर्य होते तो कहते चलो भैया कोई बात नहीं, बने रहो। लेकिन अगर यहाँ हर जाति बिरादरी के लोग हैं तो इलेक्शन मांगेंगे नहीं मांगेंगे? इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो बनेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है कि अगर इनमें ऊपर की जो कमेटियन में 3/4 से बहुमत आपने पास कर दिया, तो जब चाहोगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 मिनट के अंदर डिसमिस, खत्म कहानी इनकी। मतलब नीति सिद्धांत के अगर बियॉन्ड कोई भी जाता है तो उसका मामला यहाँ से रफा दफा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आपका मौर्य का एक भाई यहाँ, मौर्य का एक भाई यहाँ, मौर्य का एक भाई यहाँ, यहाँ और यहाँ सारे कार्यकारिणी में है, ये सचिव महासचिव और वो कोषाध्यक्ष की है कमेटी, तो सारे जगह पे अगर हर जाति बिरादरी के लोग हैं तो कैसे किसी का शोषण हो जाएगा? मुझे बताइए, शोषण संभव है? संभव नहीं है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात हो रही है। अब बीजेपी की कमर कैसे टूटेगी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो पार्टी में जैसे तमाम लोग कहते हैं कि मैं आपको भागीदारी दूंगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी, तो मैं हिस्सेदारी भागीदारी जानता ही नहीं साहब। हम वो जो है हिस्सेदारी जैसे बोलते ज्यादा संख्या में है ये देंगे, वो नहीं है, सब जातियों के आधार पे दे दिए, भागीदारी लोग ले लेंगे। इस पार्टी में मैंने भागीदारी दे दी हर जाति बिरादरी की, जो ज्यादा योग्य होगा उसको प्रमोट करेंगे, जो कम योग्य होगा उसको दूसरी जिम्मेदारी दे देंगे। आरक्षण का मुद्दा आता है ना साहब, हम कह आरक्षण का सोल्यूशन 2 मिनट के अंदर कर देता हूँ, लाओ मेरे पास सोल्यूशन लाओ, मैं कर देता हूँ, खामखा उसको उलटकाए पड़े हो। बाबा साहब जब से संविधान बना के गए, हरामी के पिल्ले ये बता, जो तुमने वो व्यवस्था लागू की थी हमारे शोषित वंचित लोग आगे आ जाएंगे 10 साल बाद समीक्षा करना, तुमने 10 साल बाद समीक्षा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुमने जितनी वैकेंसी आई तो वैकेंसियों को SC ST OBC को भरा? नहीं भरा। जब नहीं भरा तो कैसे आरक्षण नहीं चाहिए उनको? मुझे बताओ। तो लाओ पहले हम उनको भरते हैं, पहले पूरा पिछला जो रिकॉर्ड है उसको पूरा करते हैं, और पूरा करने के बाद सबका आरक्षण हटा दो। कह दो भैया जो अमीर है उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो गरीब है उसको आरक्षण मिलेगा, जाति आरक्षण खत्म कर दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक तो मैं दूंगा भी नहीं, और दूसरी कह रहा है साले आरक्षण मांग रहे हैं, साले आरक्षण मांग रहे हैं। अरे आरक्षण देश खा जा रहा है, आरक्षण देश खा रहे हैं सालों। आरक्षण देश नहीं, तुम खा जा रहे हो देश को, पहले पहचानो इसको। और कह रहे हो कि आरक्षण खा जा रहा है, किसको आरक्षण दे दिया बे? सुप्रीम कोर्ट में तेरे सारे बाप बैठे हैं, वो आरक्षण लेकर नहीं बैठे हैं,
सारे जो है क्या कहते हैं थाना अध्यक्ष, कुलपति सारे तुम्हारे लोग बैठे हैं। वो आरक्षण जब मुझे मिल रहा था तो तुम्हारे कैसे वहां बैठ गए? जब आरक्षण मुझे मिल रहा था तो तुम्हारे लोग वहां पे कैसे बैठ गए? मुझे बताओ ना। इसका कोई उत्तर नहीं है। तो देश की समस्या का जब कोई समाधान करना चाहेगा तो समाधान होगा। समाधान में करना नहीं चाहता, कैसे कर लेंगे आप मुझे बताओ? तो सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, पार्टी में भागीदारी हमने दे दी है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे प्रदेश लेवल की मैं बात कर रहा हूं, प्रदेश लेवल पे जितनी जाति बिरादरी के लोग हैं उतने प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी तेजी से चल रही है। तो भैया बीजेपी वाले कहां भाग के जाओगे? जीत हार उनके खातिर है जिन्हें किसी से लड़ना है। हम तो मानवता के राही बस मंजिल तय करना। हम रास्ता तुम्हारा बंद कर रहे हैं। हम इनके सारे रास्ते बंद कर दे रहे हैं बीजेपी वाले के। ये जो जातीय समीकरण बना करके हमें लुटा रहे हैं ना, हमें बांट रहे हैं, इनको नंगा कर देंगे। 2022 में मैं दिखाएंगे। बस थोड़ी सक्रियता आप लोग दिखा दीजिए, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं। हर जाति बिरादरी का जब एक एक प्रदेश अध्यक्ष होगा तो हर जाति बिरादरी वाले वोट भी तो हमें देंगे। जी बिल्कुल देंगे, नहीं देंगे? और जैसे केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए, सारे मौर्य उलट पड़े। यादव जी को बना देंगे, यादव जी उलट पड़ेंगे, अगले को बना देंगे, अगले उलट। जब मैं सारे को बना रहा हूं तो भैया 2-4-10% तो वोट मिलेगा ना मुझे। और जब सारा वोट मिलेगा तो 2-4-10% मतलब थोड़ा जो क्या कहते हैं बटोर के जो झाड़ू से बटोर लेंगे ना, वही हमारा बहुत हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उतने में सरकार बना लेंगे, चिंता हमें नहीं करनी है। अच्छा, ये प्रदेश लेवल हो गया। जिला लेवल पर 100 जिला अध्यक्ष होंगे 100 जातियों के। भैया कहां जाओगे भाग करके? मुझे बताओ ना। जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अगर आपकी जाति से मुझे कंप्लेन आया ना, सबसे पहले तुम्हें पकड़ूंगा मैं जी। अपनी अपनी जातियों की जिम्मेदारी संभाल लीजिए, उनके विकास के, उनके उत्थान के, उनके जो है हर जरूरतों के पूरा करने। हमें मत कहना बाद में आरपी मौर्य मेरा भाई दुखी पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? तेरी जिम्मेदारी थी, तू कर उसको। जहां समस्या आ रही मेरे को बता। हम भैया 74 सालों से तो साला FIR कोर्ट कचहरी में बिजी हैं, तो देश कैसे विकास करेगा मुझे बताओ? कोर्ट सही से नहीं काम कर रहे साला। जितने पुलिस वाले हैं सब पैसे लेकर के खा रहे हैं, हमसे कानूनबाजी करते हैं। एक पुलिस वाले से मैंने बोला FIR क्यों नहीं लिखा? बोला गांव के सारे लोग अशिक्षित हैं। गांव के सारे लोग अशिक्षित हैं तो तू FIR नहीं लिखेगा? तेरा काम पढ़ाने का है क्या? फिर बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी वाले इनको थोड़ा पढ़ाओ। हमने कहा बेटा समय आने दो, फिर बताऊंगा मैं किसको पढ़ाता हूं। समय आने दो, थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारा नाम नोट कर ले रहा हूं रजिस्टर में, शुक्ला जी। तो ये समस्या है। बोलोगे कुछ और तो करेंगे कुछ और। बदायूं में 24 घंटे एक व्यक्ति को बंद करके जेल में रखे। 24 घंटे, 24 नहीं 48 घंटे। ना तो FIR लिखा, ना 151 में चालान किया, बस ऐसे बंद करके रखा हुआ। समझ रहे? ना मेडिकल हुआ। हम गए तो बोल रहा है कि भैया सर ऐसे ना हम चाह रहे थे सुलह हो जाए। वो चाह रहा था सुलह हो जाए, मतलब वो जज बैठा है वहां पर। दूसरी बात कि उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है, जेल में मार डाले तो। एक ब्रिजपाल साथिया की हत्या ऐसे कर दी गई बदायूं के अंदर, जेल के अंदर मार डाला गया। तो भैया ये जो मैं कह रहा हूं ना, देश गुलाम है, ये वास्तव में गुलाम है। अब वो डकैत अंग्रेज नहीं आएंगे, यहाँ पर काले अंग्रेज गली गली में घूम रहे हैं। इनकी पहचान अगर नहीं करोगे तो देश ऐसे बिक रहा है। और आज देश की GDP 0 पर है। क्यों? खोखला कर दिया नालायक देश को। तो भैया ये 100 लोगों को हमने जिला अध्यक्ष बना दिया ना। अब देखिए काम क्या करना, मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर हमारे समाज की, देश की जनता जो है ना, वो बड़ी नादान है। जैसे प्राइमरी क्लास के बच्चे, मैं मान के चलता हूं प्राइमरी क्लास के बच्चे। अब उनके बीच में हमें जाना है, उनका वोट लेना है, ठीक है ना? अगर उनके बारे में आपने कुछ गलत बोला तो आपको वोट नहीं देंगे, भले सही बोल रहे हो, भले सही बोल रहे। कभी कभी आप देखते हैं जो टीचर होता है ना, टीचर के खिलाफ बच्चे लड़ लेते हैं। कहते तू मेरे को समझाएगा, अब बच्चा बड़ा हो गया है और इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है। किसी टीचर ने मार दिया तो थप्पड़, तो टीचर को पकड़ के पीट देते हैं। तो वही हाल आपकी होगी। कोई दारू पी रहा है तो उसको मना मत करो, प्लीज वोट लेना है मत मना करो, उसको पीने दो। लाइफ चल रहा है क्या? लाइफ चल रहा है तो पीने दो उसको। अगर वो दारू पी रहा है तो पीने दो, बोलो मत उसको। सरकार में पहले आपको आना है, सरकार में नहीं आओ तो उसकी दारू नहीं बंद करवा पाओगे, ठीक है ना? कोई और कुछ काम कर रहा है तो उसको करने दो, मत बोलो। राजनीति की बात बता रहा हूं। आज के सारे नेता जो है ना काम उल्टा करेंगे और बात स्पष्ट जनता के बीच में कभी नहीं करते। ये इतने दुष्ट और नालायक हैं जी।
दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, बिल्कुल सर। तो दारू बंद होनी चाहिए। लेकिन बंद करवा दूंगा और मुझे वोटें नहीं देंगे, कह दूंगा मैं दारू बंद करवा दूंगा, वोट नहीं मिलेगा ना। अच्छा, उसके बाद एक तरफ तो ठेका खुलवा रखा है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल भी खुलवा रखा है। मरो सालो यहीं पे, मरो इसी देश के अंदर, पियो इधर और मरो उधर, पियो इधर मरो इधर। दारू बेचा तो पैसा लिया, हॉस्पिटल गया तो पैसा लिया। मतलब जान रहे हैं, आपका खून पी पी करके जब तक आप परेशान नहीं रहेंगे तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जनता की साइकोलॉजी को पढ़ना समझना पड़ेगा, और हर धर्म यहां पर है, हर धर्म की बराबर का इज्जत सम्मान करना पड़ेगा ना। तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ये कहता है और हमें करना है उस चीज को। तो हमें जनता को इस मामले में नहीं परेशान करना है कि तुम क्या मानते हो, क्या जानते हो। जैसे कभी कभी तमाम संगठन हमारे आए, उन संगठनों का नहीं बुद्धिस्ट बन जाना तभी ये काम करना। अरे क्यों बन जाए भाई बुद्धिस्ट? मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जितना साथ आप लोगों ने दिया, मोदी ने आपको जागरूक किया था क्या? नहीं। बिना जागरूक के वोट लेकर चला गया, बिना जागरूक की वोट लेकर चला गया ना। तो तुम्हें वोट लेना है कि जागरूक करना है? वोट लेना, वोट ले लो। अच्छा, आज मैं बोल रहा हूं कि जो है भैया मानवता के रास्ते पे चलना है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से जब बोलूंगा मेरी बात कोई नहीं समझने वाला है। लेकिन आपका अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गया तब आप बोलोगे कि पूरे देश में जो है एनर्जी का संचार हो जाएगा, नहीं होगा? तो भैया यहाँ उल्टा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। उल्टा पानी क्यों पिला रहे हो? आप चुप हो जाओ कुछ दिनों के लिए, केवल और केवल सत्ता की लड़ाई लड़ लो, सारे कार्यक्रम बंद करवा दो, सारे काम छोड़ दो, केवल सत्ता की लड़ाई लड़ लीजिए। एक बार आपका मुख्यमंत्री बन गया सम्राट अशोक वाली स्टाइल में, बाबा साहब वाली स्टाइल में ना, तो समस्या का समाधान ऐसे उड़ जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। हमारे यहाँ पर सारी चीजें उपलब्ध है, किसी चीज की कमी नहीं है। ये मोदी ने सारा बेच रहा है जी, समझ रहे ना, और बेच करके खोखला, और कितना भी वो लूट ले जाए ना तो भी नहीं ले जा पाएगा। भैया मैं बताता हूँ, अंग्रेज ना लूट लूट के थक गए, बेचारे छोड़ के चले गए, लूट लूट के थक गए, फिर छोड़ के चले गए। ये भी लूट लें और ये भी जब चले जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे ना, तब भी हम अपनी बिगड़ी बना लेंगे, तब भी देश को सोनी चिड़िया बना लेंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। केवल और केवल हमें एक दिशा में आगे चलना है, समझ रहे हैं ना। यस सर। इस पार्टी की बहुत खूबसूरती ये है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आरपी मौर्य कल नहीं रहेगा, हमारी डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो पार्टी कैसे चलेगी, इसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ साहब। और ये पार्टी कभी गलती से कोई ये मत कहिएगा कि आरपी मौर्य की पार्टी है। अगर आरपी मौर्य की पार्टी आपने बोल दिया तो मेरा पार्टी बनाने का मतलब जो है ना, ये स्ट्रक्चर देने का मतलब सब बेकार हो गया था, समझ रहे ना। और आरपी मौर्य केवल मार्ग दिखा रहा, हमने रिटर्न दिया, मुझे विधायक मंत्री संतरी जो भी होते हैं ये लालच भरी चीजें, मुझे बनना नहीं है। मुझे सिर्फ अशोका राज की लड़ाई लड़नी है और चाणक्य वाली भूमिका में काम करना है, केवल मार्गदर्शक बनना है। और बाकी भैया जिसको बनाना है आओ सामने लड़ो, बनो नेता विधायक। सारा प्लेटफॉर्म क्यों 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया दे करके टिकट ले रहे हो, क्यों? हम फ्री में टिकट दे रहे हैं। और उसके बाद बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लड़ने जाते हो तो लड़ने के लिए पैसा भी पार्टी आपको दे रही है, पैसा भी हम खर्च कर रहे हैं, चलो लड़ो। अब आप लड़ने से भाग रहे हो तो गलती आपकी है ना। मैंने कहा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होना चाहिए ना जी। आप तो ताल ठोको और हमारी तरफ से अगर कमजोरी पाओ मुझे बताओ। अच्छा, मैं 400 सीट पे थोड़ी अकेले लड़ लूंगा, मान लो अपने भाई बहू को खड़ा किया, कैसे लड़ लूंगा 403 सीटों पे? अब अरे यार वो फलाने समथिंग, ऐसे नहीं। चुनाव जीतने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। बस आपको जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, बस जितवा दूंगा। 2022 में बता रहा हूं मैं आपको, एक छोटा सा फॉर्मूला हम काम कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। आजाद भारत और फौज का गठन हम करवा रहे हैं, आजाद भारत फौज। इसका कारण तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें तीसरी आजादी देंगे। तीसरी आजादी, वो आजादी नहीं, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने कंफ्यूजन में डाल दिया कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं। जी जी जी, हम आपको तीसरी आजादी देंगे। तीसरी आजादी मतलब जान रहे हो, इतनी बीमारियां देशी खत्म। और करना क्या मैं बता रहा हूं, देखो मीडिया उडिया तो हमारी है नहीं साहब, हमें दिखाएगी नहीं। आप ही हमारे मीडिया बनेंगे, आप ही हमारे पत्रकार बनेंगे, आप ही हमारे सिक्योरिटी सुरक्षा बनेंगे, ठीक है ना। आप ही हमारे फाइनेंशियल बनेंगे ना। जो पैसा हम आपसे ले रहे हैं वो भी बता रहा हूं कैसे क्या करना है। जैसे जिलाध्यक्ष को हमारा निर्देश किया जाता है, 10 मौर्य पकड़ लो, 10 मौर्य एक जिले में, और
हमने 100 की बात की ना, तो 100 में मत जाओ। केवल 10 ही जाति मान लो एक जिले में, खाली 10 मान लो मिनिमम। 10 गुणे में 10 कर रहे हैं तो 100 हो गए लोग यहाँ पे, तो लोग हो गए। और बड़े बड़े आदमी को देखो भाई, मैं गरीब जाति से हूँ, मेरी जाति गरीबी की है, ठीक है ना, तो मैं अमीरों के बीच में क्यों जाऊं? अमीर मेरी बात सुनेगा नहीं भाई? हर कुत्ता कुत्ते की बात सुनता है ना, शेर शेर की बात समझता है ना, बिल्ली बिल्ली की बात समझती है ना, तो गरीब गरीब की बात तो समझेगा ना। और देश में 90% गरीब है तो जानते ही है, तो ऐसी सरकार हमारी बनी है, हमें अमीरों की क्या जरूरत है मुझे बताओ? है तो मुंडी गिनवाओ, बड़े बड़े जिलाध्यक्ष मत ढूंढिए केवल मुंडी गिनवाने के लिए, ठीक है? ये 100 लोग देखो तैयार हो गए, काम कुछ नहीं करना है, जो काम करेगा उसको सैलरी देंगे। सौ सीधी एक बात है, अगर पार्टी के लिए फुल टाइमर हो तो पैसा देंगे, आप जाओ काम करो। अगर पार्ट टाइम काम नहीं करना, फुल टाइमर काम नहीं करना चाहते हो तो पार्ट टाइम करो, आप एंटरटेनमेंट के तौर पे। दूसरी बात, हमारा यही कंसेप्ट है, 1 रुपया डेली, महीने के 30 रुपया आपको जोड़ना देना है पार्टी में, 30 रुपया महीने का। बड़ी बात है क्या? भिखारी को दे देगा, भिखारी दे देगा 30 रुपया जब महीने के आप देंगे, मात्र 30 रुपया, ज्यादा नहीं, ज्यादा दे दोगे तो पार्टी हुकूमत चलाओगे तो उसको कैसे रोकेंगे? है ज्यादा आपने दे दिया 2-4 करोड़ रुपया, कल बोलोगे यार बोले पार्टी मेरी होगी तो भी खतरा हो जाएगा। हाँ साहब, पैसे तो अगले को दबा पाता है, तो ये नहीं चाहिए, मात्र 30 रुपया हमें चाहिए महीने का, ठीक है ना? और ये पीपीआरपी पार्टी आपकी पार्टी है, आपको व्यक्तिगत सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। व्यक्तिगत का मतलब कहीं कोई मार रहा है, पीट रहा है, जमीन छीट रहा है, हड़प रहा है, पुलिस वाला नहीं समझ रहा है, साला कोई और काम नहीं कर रहा, तो मेरे को बताओ ना, हमारे लोग आपके लिए काम करेंगे 30 रुपए में मात्र। मैं तो बहुत बड़ी बात है, जितना आना जब होगा तब होगा, वो बात की बात है, वो सेकेंडरी ऑप्शन है। सरकार बन जाएगी तो सब आपका ही है, मैं बता रहा हूँ, जो मर्जी वो लिखवा लो। सम्राट अशोक का मतलब दिल से शासन करना, दिमाग से नहीं। तो भैया ये देखो आपका जिला हो गया, जिले के बाद एक जिले में कम से कम जो है 5 तहसील होती, 5 गुणे में 100 कर दीजिए। ये देखो 5 गुणे अगर आपने 100 किया तो 500 लोग हो गए, नहीं हो गए? ब्लॉक कितने होंगे? कम से कम 20 ब्लॉक है, 20 गुणे 100 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 2000 लोग हो जाएंगे। और एक जिले में 1000 गांव है, कम से कम 1000 गुणे 100 कर रहा हूँ, ये जो मैं आजाद भारत फौज की बात कर रहा था, 1 लाख लोग हो जाएंगे सर एक जिले में। काम बहुत तेजी से चल रहा है, भागना कूदना नहीं है। शाम सुबह फोन उठाओ और 5 लोगों से बात करो, भैया पार्टी के लिए काम करना, और काम कुछ नहीं करना, एक मूवी देखना आपने घर पे जाके, ABCD नहीं पढ़ी कैन डांस, मैंने मूवी देखी थी, मैं जनकपुरी में बैठा था, ठीक है, किसी काम से गया था प्रिंटर सही करवाने, तो बोला शाम को दूंगा, तो जब शाम को दूंगा तो अब क्या करूं, अब जाऊं और आऊं, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो वो देखा कि यार वहाँ टिकट लोग ले रहे हैं और मूवी भी समझ में आई, तो हमने कहा चल यार टाइम पास कर लेते हैं। मेरे को नहीं पता हॉल कैसे होता था, मैं कभी गया नहीं, तो चला गया, तो ABCD नहीं पढ़ी कैन डांस मूवी लगी थी साहब, उस मूवी जरूर देखना। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं, उसी मूवी का, गांव में हम थोड़ा पढ़ाकू किस्म के थे, तो गांव में जब पढ़ता रहता था, मम्मी बोलती थी, कोई आता था ना गांव में, वो बोलते छप्पर उठाने के लिए बुलाने आते थे, तो बोलती थी ना जा बेटा चला जा, तो मेरी मम्मी जो है ना इसलिए कहती थी कि जब तेरे यहाँ अगर कोई काम होगा तो वो लोग कहते हैं तू नहीं जाएगा, तो मैं नहीं जाता था, यही समझाती थी वो, तो ठीक है तो चला जाता था, तो अटेंडेंस लगाने जाता था खाली बस, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जब छप्पर उठा देते थे, हाँ भाई उठ रहे लगा जीत रहा इधर से उधर से, चिल्लाता खूब था, जितना चिल्ला पाता था, और लगाता कुछ नहीं था, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, केवल मजे लेता था, और उसी मजे में वो छप्पर उठ जाता था, समझ रहे ना साहब? वही मजा यहाँ लेना, राजनीति की ऐसी की तैसी। राजनीति बाएं हाथ का खेल है साहब, अगर आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लो तो, केवल बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समझ रहे ना साहब? 1 लाख लोग आपके यहाँ पे हो गए ना, 1 लाख लोगों को लेकर के जिला लेवल पर खाली, देखो मोदी योगी की वो मत करना भाई, आलोचना देखो, किसान आंदोलन कर रहे हैं, फालतू का लफड़ा हो रहा है, देश अपना है, धरोहर अपनी है, अपना सब तो अपना है भैया, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? वोट दो, अपनी सरकार बनाओ, बात खत्म करो, सारी लड़ाई दो, और चल के आंदोलन कर रहे हो यार, खामखा क्यों टाइम खराब कर रहे हो? किसान आंदोलन करके क्या कर लेंगे मुझे बताओ? अगर मान लो बिल है वो सही वापस कर दिया, कोई बात नहीं, रिटर्न बैक, तो देश के अंदर तो इतनी समस्याएं हैं ना भैया, अभी लिखने बोल दूं तो आप लिख नहीं पाएंगे, पूरी जिंदगी लिखते रह जाएंगे, इतनी समस्या है कि नहीं है?
तो ये किसान आंदोलन से समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? यार जो बबूल का पेड़ साला दिन भर कांटा गिरा रहा है, मेरे बेटे को चुभ रहा है, उस बबूल के पेड़ को काटने की योजना हम बना नहीं रहे हैं। हम क्या कांटा बटोर रहे हैं, कांटा बटोर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो कांटा बटोरने से समस्या का हल नहीं होगा। और आपने भी बोला था ना, समय वहां पर दो जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। भैया मैं इंजीनियर आदमी हूँ, ठीक है ना, और समय का सदुपयोग करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। खामखा हम टाइम नहीं खराब करेंगे, टू द पॉइंट काम करेंगे। अभी किसान आंदोलन में क्या भी जाने वाला हूँ, थोड़ा एक बार देखा क्या सही है क्या गलत है। जी जी, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। हमने कहा मेरे सिख भाइयों, मेरे किसान भाइयों, जितनी मेहनत तुम वहां पे कर रहे हो उतनी मेहनत यार तुम्हारे ओट में करो, झटके मारो, जाएगा ही, उड़ जाएगा आसमान के अंदर, जाएगा नहीं जाएगा? वो काम तुमसे हो नहीं रहा यार। खामखा जाकर वहां पे जैसे नाच गाना होता वैसे नाच गाना चल रहा है। वो कानून बनाएगा, पूरे देश की जनता लड़ेगी, फिर 2 लाइन लिख देगा, फिर लड़ेगी, फिर उधर एक मर्डर करवा देगा, फिर लड़ेगी, बलात्कार करवा देगा, फिर लड़ेगी। मतलब वो बैटिंग कर रहा है, वो बैटिंग कर रहा है और हम लोग बल्ले वो बॉलिंग कर रहे हैं। इधर गेंद फेंक दिया उधर दौड़े, उधर गेंद फेंक दिया उधर दौड़े, उधर गेंद फेंक दिया उधर दौड़े। वाह मोदी, तुम तो यार मजे ले रहे हो, हमारे देश की जनता बेवकूफ। अब वो मोदी की गलती है कि जो है आपकी गलती है? पब्लिक की गलती है। अरे हम कह रहे हैं उसका बल्ला चेंज लो यार, उसी बल्ले से 2 बल्ला मारो, देखो भाई आसमान में चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? ये काम तो आपसे हो नहीं रहा, खाली गेंद ढूंढ रहे हो। तो सर देखो, तमाम नेता आपके बीच में आएंगे, वो कहेंगे पैसा जो है ना बहुत है मेरे पास, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम सारी समस्या का समाधान कर देंगे। मैं आपको बताऊं, ये पार्टी बनाने का उद्देश्य नहीं था, और पार्टी जिस कंडीशन में बनाई गई वो कंडीशन हमारे जीवन का सबसे वीक कंडीशन रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे वीक। लेकिन पार्टी जो है रुकने वाली नहीं है, ये आपके सौजन्य सहयोग से, ठीक है ना। तो जो 30 रुपए देने की बात हो रही है, अगर यहाँ पे 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए, तो जैसे आप काम कर रहे हो तो आपको मैं पैसा दे रहा हूं, मैंने कहा तन, ये तन और मन और धन, तो आपको मन तो मैं लूंगा, ये तो दवा है मेरा, ये तो लूंगा, लेकिन या तो तन दे दो या तो धन दे दो। अब अगर तन नहीं दे सकते हो तो आप धन मुझे 30 रुपया महीना दीजिए, बस ज्यादा नहीं, अपने काम में बिजी रहिए। आप बीआरपी के हैं, कोई जरूरत पड़ेगी फोन कर देना, स्पेशल टीम आपके पास पहुंच जाएगी, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मात्र 30 रुपए, ज्यादा नहीं, बाकी आपकी इच्छा, वो आपकी श्रद्धा पर है। दूसरी बात, अगर आप तन दे रहे हैं, आपने कहा भैया मैं बेरोजगार हूं, मैं काम करना चाह रहा हूं पार्टी के लिए, तो पार्टी के लिए अगर नेता बनना है तो 1 रुपया नहीं दूंगा, बुद्ध के मार्ग पे चलना। और अगर आप कह रहे हो नहीं एम्प्लॉय के तौर पे काम करूंगा, एम्प्लॉय का मतलब जैसे ऑफिशियल मेंटेनेंस, तो मैं आपको पूरी सैलरी दे रहा हूं, तो मैं आपको पूरी सैलरी दे रहा हूं, तो इसमें मैं आपका शोषण कहां कर रहा हूं, मुझे बताओ? नहीं कर रहा हूं ना। मतलब आपको पार्टी में आने के बाद आप निराश नहीं होंगे, और पार्टी के नियम कानून के तहत काम करते रहे तो कोई भी व्यक्ति आपको पार्टी से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा प्रोसीजर संविधान है, जल्दी हम आपके बीच में लाएंगे संविधान को, आप पढ़िएगा उसको। जैसे आप मुकदमा कर सकते हैं, वैसे इस पार्टी में भी मुकदमा कर सकते हैं कि आरपी मौर्य गलत था तो मुझे क्यों निकाल रहे हो, उसको निकालो पहले। और कहीं पर भी कोई कंप्लेन होती है, मेरा कहने का मतलब बीआरपी पार्टी का हर भाई जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर रखता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर रखता है। मैं बता रहा हूं, आपने कह दिया कि आरपी जी यहां पर आइए, इमरजेंसी है, तो आरपी मौर्य आपको डिनाई नहीं कर सकता, ये हमारे संविधान का रूल है। और पता नहीं कौन सी इमरजेंसी भाई, आपको कोई फांसी चढ़ाने वाला हो तो, कोई मारने काटने वाला हो तो, और हमने डिनाई कर दिया और पता लगी आपकी जान चली गई, तो ये सारी चीजें हमें जवाब देना पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया भैया कि बुद्ध का मार्ग है, सोचना कुछ नहीं है, हम क्या है मुझे जानने पहचानना अगर है तो बाबा साहब से लेकर के कांसीराम से शुरू करिए, कांसीराम से शुरू करिए, ऊपर जितने हैं वहां चले जाइए, ठीक है ना। और सभी जो है हमारे गुरुजी हैं, सभी हमारे गुरुजी हैं, उन्हीं के मार्ग पे चल रहा हूं, एक भी लाइन इधर उधर भटकने वाली नहीं है। तो अगर 1 रुपया आपने दिया, जिला लेवल पे 1 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ? एक दिन में 1 लाख हुआ, और 30 दिन में तो 30 लाख हुआ। 30 लाख जिला कमेटी खर्च कर पाएगी क्या? अच्छा 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, 75 जिले में 75 लाख हो गए लोग, एक दिन में 75 लाख आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, और महीने में कितना आ जाएगा सोचो जरा। तो पार्टी रुकने वाली नहीं, बाकी जो इमरजेंसी पैसा लगेगा हम लोग एक्स्ट्रा लगा के कर रहे हैं, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं ये निर्णय आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। 2022 में बदायूं जिले को मॉडल जिला बनाया गया, अभी वहीं से आ रहा हूं, 2-3 दिन फिर लग गया, वहां पे कार्यकारिणी गठन वहां पे हो गया, अन्य जिलों में काम चल रहा है।
हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी ना, बार बार आपको हम ड्रामा करने के लिए बुलाएंगे। पुलिस वालों से लड़ना नहीं है मेरे को, हमारा मतलब अपनी जनसंख्या दिखानी है, अपना जनबल दिखाना, अपना वोट का इस्तेमाल करना, अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, ठीक है ना, इतनी सी बात है। मोदी योगी से हम क्या लड़ेंगे, आप मुझे बताओ ना, बोलिए। 90% लोग हम हैं, अगर एक एक लाठी उठा लें तभी जो है एक पर जो है कम से कम, जैसे वो कौवे टूट पड़ते हैं ना, वैसे टूट पड़ो तो भी ये बेचारे जो है ना कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे दांत पीसते रह जाएंगे, उनको मिलेगा ही नहीं, कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, नहीं कम पड़ जाएगा। लेकिन वो 3% 4% वाले देश को उल्लू बनाए बैठे हैं। जब मानवता की बात करोगे तो नौटंकी शुरू होगी उनकी, अधिकार की बात करोगे तो नौटंकी शुरू होगी उनकी। क्यों? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। यस सर। मतलब उनका रूल है कि डिवाइड एंड रूल, और हमारा रूल है यूनाइट एंड रूल, यूनाइट एंड रूल, जोड़ो और शासन करो। उनका फंडा है बांटो और शासन करो, तो यही लड़ाई है। और हमारे छोटे मोटे लोगों से नहीं है, जितने आपके परम श्रद्धेय नेताजी हैं, किसी पार्टी से अगर आप संबंध रखते हो तो मेरा जो है उनको संदेश ये है, 2022 सामने है, एक होने के लिए आ जाए, आगे चले, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन हमारा सिद्धांत, हमारा नियम, हमारा कानून एक ही बात है। तब समझ जाऊंगा कि आप त्यागी हैं, या यही नियम कानून आप अपनी पार्टी में लॉन्च कर दीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार खड़े हैं। अब इसमें 1 भी % अगर मेरा स्वार्थ हो तो मुझे बताइए, मैंने तो सारी लगाम आपको पकड़ा दी भैया। अरे मेरे को आपने अध्यक्ष बना दिया है, मैं काम कर रहा हूँ, कुछ दिन में मेरे को रिटायर कर दोगे, बहुत करोगे, ऊपर ले जाकर जो संस्थापक कमेटी वहां बिठा दोगे, तो एक ही वोट तो डालूंगा मैं, तो 100 वोट में से 1 वोट डाल करके मैं क्या बिगाड़ लूंगा आपका, मुझे बताओ, कुछ बिगाड़ पाऊंगा? नहीं बिगाड़ सकता हूं। अच्छा, आने वाले दिनों में आप करो नहीं सर मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही काम करते हैं, आपके बेटे के अंदर भावना जगी, पापा मैं तो राजनीति करूंगा। अब क्या करोगे, बेटे से कहोगे नई पार्टी बना ले बेटा, जिंदगी लग जाएगी। काशीराम ने कितनी मेहनत की थी, और हम कितनी मेहनत कर रहे हो तो हम ही जान रहे हैं। पूरे जो है 80 दिनों का दौरा था हमारा, 27 जिले कवर कर पाए, अभी इधर के जिले पूरे के पूरे बाकी हैं। कौन सा नेता जाकर के गांव गांव जो है लोगों के बीच में रह रहा है, देख रहा है, समझ रहा है? ऐसी दर्दनीय दशा है भैया ना, बिना सरकार के समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। अगर आप सरकार नहीं बना सकते हैं तो ये बता दीजिएगा कि आरपी मौर्य जी घर बैठ जाइए, मैं बैठ जाऊंगा, सच बता रहा हूं। कम से कम हम समाज को, देश को नहीं खुश कर सकते हैं तो अपने माता पिता को तो खुश कर सकते हैं। वो ये तो ना बोले ससुराल नालायक बेटा पैदा कर दिया जो 1 रुपये कमा के नहीं दे सकता है। तो क्रांति का मतलब क्रांति, बस इतनी सी मेरी उम्मीद है। और रही बात कूटनीति राजनीति की, देखिए बुद्ध के मार्ग पर सब संभव नहीं है, बाबा साहब के मार्ग पर सब संभव नहीं है, अशोक के मार्ग पर सब संभव नहीं है, ध्यान से समझिएगा, चाणक्य के मार्ग पर भी सब संभव नहीं है जी।